प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आपको पता है कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसकी क्लास आपको सुबह मिलती है मॉर्निंग शिफ्ट में और आपको मिलेगी ये क्लास अभी आफ्टरनून यानी दोपहर में मिलेगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की। तो कल हमने 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें स्थापना और तर्क को हमने छोड़ दिया है। हमने बता दिया कि स्थापना और तर्क के लिए एक अलग से वीडियो लाऊँगी मैं। जो सभी स्थापना और तर्क महत्वपूर्ण होंगे और सरल विधि से बताऊँगी कि इन प्रश्नों को किस तरह सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आज मैंने 2016 का ये प्रश्न लिया है, 2016 का फ्रेंड्स ये दूसरा प्रश्न पत्र है। आपको पता है कि पहले का पैटर्न कुछ अलग था। इसमें 3 पेपर होते थे, प्रथम प्रश्न पत्र होता था। दूसरा प्रश्न पत्र हमारी हिंदी का और तीसरा प्रश्न पत्र भी हमारी हिंदी का होता था। 2 पेपर हिंदी के होते थे और 1 पेपर हमारा सामान्य होता था। तो वो नियम चेंज करके अभी बहुत अच्छा हो गया है। 100 प्रश्न पूछने लगे हैं यहाँ और 50 प्रश्न हो गया हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में। तो ये जो नियम है काफ़ी अच्छा हो गया है और प्रश्न भी बहुत अच्छे और सटीक से पूछे जाते हैं। इसके लिए परीक्षा के नए पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा-सा हमें हमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करना या समझना हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे दे रहे हैं, वो वीडियो को और अच्छे से देखें, गौर से देखें। मैं सभी को एक्सप्लेन करके सभी प्रश्नों का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अणा वर्ण का उच्चारण स्थान है। बताना है कि अणा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा है। 2 नंबर सही है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर आप याद रखिए, जो क, ख, ग, घ, अंगा आता है वो कंठव्य है। फिर तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य, वक्ष, ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और ये इकाई 1 से लिया गया प्रश्न है। फिर ये देखिए आदिकाल का प्रश्न है, इकाई 2 में ये लगा हुआ टॉपिक है आदिकाल। आगम वेव पुराणे पंडित मान बहंति पक्क सिरिफल अली अलिय जिम वाहेर्यद भ्रमयंती। ठीक है, ये पंक्तियाँ अक्सर इस तरह की पूछी जाती हैं। तो बता दो ये पंक्तियाँ कणाहपा की हैं। अब सरहपा की हम देख लेते हैं। सरहपा की पंक्ति फ्रेंड्स पूछी जाती है, जहि मन पवन संचरहि रवि सि नाहि प्रवेश। ये आपको याद रखना है। एक इनकी डोम्बिपा की रचना आती है, गंगा जमुना माझे रहे ना बहै रे नाई। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिरा लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हमें बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कबीरदास जी हैं। अब आप तुलसीदास की रचनाएँ और सुंदरदास की, दादू दयाल की, इनकी रचनाएँ आप याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यदि इनको पूछा गया है तो मैं अक्सर बोलती हूँ नेट के एग्ज़ाम के लिए हमें जब भी हम प्रीवियस ईयर प्रश्न करें, हमें चारों ऑप्शनों पर गौर करना है, चारों ऑप्शनों को सॉल्व करते हुए चले जाना है। अगला प्रश्न है हमारा, अद्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर सही है, माधवाचार्य हैं। अब आपको देखना है कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और बात करूँ माधवाचार्य की तो ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर आते हैं रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी हैं। तो फ्रेंड्स वल्लभाचार्य जी जो हैं वो ये शुद्धाद्वैतवाद के इनका दर्शन था और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और भी आचार्य हैं इसमें, विष्णु स्वामी आते हैं, निम्बर्काचार्य जी हैं, तो इनको भी आप देख लेना। और राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद जी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। जो उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, किनको? रामानंद जी को जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रौद्रतुल हकाया के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर सही है, नूर मोहम्मद। ठीक है, अब आपको शेख नबी की रचना भी देख लेनी है। तो शेख नबी का ज्ञानदीप याद रखना आप, 1619 में प्रकाशित हुआ है ये। फिर आपको कासिम शाह की का देख लेना है। तो कासिम शाह का हंस जवाहिर कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1731 में प्रकाशित इनका काव्य ग्रंथ है। फिर यहीं पर आपको उस्मान को भी देख लेना है। तो उस्मान का चित्रावली इंपॉर्टेंट है, 1613 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये चीजें आप देखते चलना, महत्वपूर्ण चीजें हैं कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गौर से सुन रहे होंगे फ्रेंड्स वीडियो को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना नहीं की है? हमें यह बताना है कौन सा कवि है जो प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये पद्माकर जी हैं, 3 नंबर सही है। ओह सॉरी, अच्छा हाँ, दिया है कि इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है, हमें ये बताना है।
हाँ, की है और नहीं की में बड़ा भ्रम होता है फ्रेंड्स एग्जाम टाइम भी। तो एक बार मैं माफी चाहूंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर सही है, पद्माकर भट्ट है। अब आपको ग्वाल कवि की रचनाएं भी देख लेनी है। ग्वाल कवि सर्वांग निरूपक काव्य ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। इनकी कई रचनाएं हैं जो एग्जाम टाइम में पूछी जाती हैं। यमुना लहरी है। इनकी एक रचना है राधाष्टक है। नख सिख वर्णन का भी इनका भी नाम आता है तो देख लीजिएगा। कुब्जाष्टक है इनकी रचना। राम सहाय की रचना भी आप देख लेना। वृत्त तरंगिणी है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। राम सतसई भी इन्होंने लिखा है। अलंकार प्रकाश लिखा है। तो आप इनकी रचनाएं देख लेना। ये संबंध जो है वो नीत काव्यकार के कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। बताना है कि कौन से कवि हैं जो सतसई की रचना जिन्होंने नहीं की है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 4 नंबर सही है। बेनी प्रवीण है। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। जबकि भूपति रश्मिदेव और बिरुद ने सतसई की रचना की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भ्रमर दूत के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो भ्रमर दूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण रत्न जी हैं। अब आपको यहीं पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविताएं भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। गंगावतरण है। उद्धव शतक है। हरिश्चंद्र हिंडोला है। और श्रृंगार लहरी, ये याद रखिएगा। फिर यहीं पर लाला भगवान दीन के ग्रंथ हैं, एक इंपॉर्टेंट है पंचरत्न है, इसको आप देख लेना। राय देवी प्रसाद पूर्ण है, इनका भी देख लेना। धाराधर धावन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मृत्युंजय पूछ लिया जाता है। स्वदेशी कुंडल भी कभी कई बार रिपीट हुआ है, तो देख लेना। थोड़ा सा मैं बात करूं फ्रेंड्स जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद भी किया है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में कि काम मंगल में से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अब असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामानी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो जो पाठ्यक्रम में सर्ग लिए गए हैं वहां से तो बन सकते हैं, लेकिन जो सर्ग नहीं भी हैं, कामानी के जितने सर्ग हैं उनमें से किसी भी सर्ग का एग्जाम में पंक्तियां देकर पूछ लिया जा सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर सही है, ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। ठीक है, आपको पता है कामायनी प्रसाद जी द्वारा रचित 1935 में प्रकाशित 15 सर्गों का महाकाव्य है। ठीक है, याद रखना इसमें 15 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है और इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखना 1935 ईस्वी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की रास तरंगणी पर आधारित है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है, विशाख है, जो कि कल्हड़ की रास तरंगणी पर आधारित है। विशाख का जो प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी है। अब आपको यहीं पर देख लेना है साथ ही साथ राजश्री 1915 में प्रकाशित हुआ है और इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। जनमेजय का नाग यज्ञ, इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। अजात शत्रु को देख लेना है। अजात शत्रु 1922 में प्रकाशित हुई है और इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बिका को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा का जो सप्तलिप्ता है उसको दिखाया गया है अजात शत्रु नाटक में। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। तो बड़े प्रसिद्ध आत्मकथा है, ये राजेंद्र यादव जी की है और कई बार ये रिपीट हो चुकी है। बता दूं ये जो रचनाकार हैं इनकी रचनाएं फ्रेंड्स कई बार रिपीट होती हैं। तो आप के लिए नेट को क्वालिफाइड करने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करना, पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना, वो भी विथ चारों ऑप्शनों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि इस तरह आप करते हैं तो आप एग्जाम में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो राजेंद्र यादव ने लिखा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2001 में प्रकाशित हुआ है। अब थोड़ा सा बात करूं यदि भीष्म साहनी का, तो इनकी आत्मकथा देख लेना। आज के अतीत है, 2003 में प्रकाशित हुई थी। फिर रविंद्र कालिया है। रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गाली छूटी शराब, 2000 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कमलेश्वर है। कमलेश्वर की 3 आत्मकथाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। जो मैंने जिया 1992 में प्रकाशित हुई थी। यादों का चिराग 97 में प्रकाशित हुई थी। जलती हुई नदी 1999 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है मणिकर्णिका के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है, तुलसीराम है। तुलसीराम दलित आत्मकथा कार की श्रेणी में आते हैं और इनकी रचना है मुर्दहिया और मणिकर्णिका। ठीक है, ये दोनों तुलसीराम की है। मुर्दहिया इसका प्रथम भाग है और मणिकर्णिका जो है
इसका दूसरा भाग है। मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुआ है और मणिकर्णिका जो 2013 में, कहीं कहीं पर बता दूं 2014 भी इसकी प्रकाशन वर्ष में दिया रहता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देख लेना यहीं पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है वो जूठन है, 1997 में प्रकाशित हुई थी। अब देखना थोड़ा धर्मवीर भारती को भी याद रखिएगा, 2009 में प्रकाशित हुई है मेरी पत्नी और भेड़िया। फिर सूरजपाल चौहान है, इनकी आत्मकथा है तिरस्कृत, इसको भी आप देख लीजिएगा, 2002 में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, कई बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स। और अमृत नागर इसके करेक्ट ऑप्शन है, 2 नंबर सही है। अमृत नागर का ये महाकाल उपन्यास है। अमृत नागर के अमृताल नागर के जितने भी उपन्यास हैं आपको याद रखने हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके रिपीट होते हैं। और यहाँ पर जितने भी हैं सभी की आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं इनके कुछ उपन्यास हैं। सेठ बांकेलाल है, बूंद और समुद्र आपको याद रखना है। शतरंज के खिलाड़ी शतरंज के मोहरे याद रखना है। सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, सात घूंघट वाला मुखड़ा। एक चीज आप उनकी एक और याद रखना, अग्निगर्भा को आप याद रखना। और नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, ठीक है, याद रखना, क्योंकि क्या है, इनके जो उपन्यास है उनकी विषय वस्तु पूछी जाती है। ठीक है, तो विषय वस्तु आप जरूर याद रखना। विष्णु प्रभाकर का कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, ढलती रात है, अर्धनारीश्वर है और संकल्प है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, वट के बंधन भी एक दो बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। उदय शंकर भट्ट का लोक परलोक शेष अशेष आप जरूर याद रखना। नए मोड़ याद रखना, सागर लहरी और मनुष्य भी याद रखना, उदय शंकर भट्ट के उपन्यास को, है ना। अमृत राय हैं, अमृत राय के उपन्यास है नागफनी का देश, ये भी एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, तो इनको भी, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक का हमें नाम बताना है ना। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 4 नंबर सही है, संजय है। और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहूंगी, ये जो कहानीकार आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इन्हीं प्रीवियस प्रश्नों से ही आपकी आगामी परीक्षा में जितने कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, चाहे वो आत्मकथाकार हो, जीवनीकार हो, इन्हीं प्रश्नों से इन्हीं का जो आप प्रश्न यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं को रिपीट वहां पर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनकी भी कहानियों को आप देख लीजिएगा, ज्ञान रंजन जी हैं, अखिलेश हैं, ज्ञान रंजन की कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि इन्होंने जो नाटक के प्रकार लिखे हैं, कौन से प्रहसन है, कौन से नाट्य या लास्य रूपक हैं, कौन सा इनका गीत नाट्य है, तो इस तरह का प्रश्न इनका आता है। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है, विशेष विषम सधम है, जो कि भाड़ की श्रेणी में आता है। आपको देखना है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है और ये प्रहसन की श्रेणी में आता है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष 1880 है, ये नाट्य या लास्य रूपक की श्रेणी में आता है। वहीं पर नील देवी का प्रकाशन वर्ष 1881 है और ये गीत रूपक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। हो सके तो आप मेरी तरह प्रीवियस प्रश्नों का एक नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इतना समय अभी आपके पास है नहीं, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। तो आप इस तरह पढ़िए और एक दो बार आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और हो सके तो आप मैं बता रही हूँ कि या तो प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर ग्रुप में ही ये प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं, तो वहां भी आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, गंदी बात नहीं, जाओ अभी, आप जाओ स्कूल जाओ बेटू, सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न दिया गया है कि चलो अभी जाओ, अभी आप जाओ जाओ। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, यह बताना है कि किस आलोचक का कथन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब हम देखते हैं आचार्य शुक्ल के कथन भी देख लेना। आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी के संबंध में कई कथन कहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। ए गंदी बात नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माफ कीजिए, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा।
अगला प्रश्न है हमारा भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है, भुक्तिवाद है। और यहीं पर आपको देखना है कि अनुमितिवाद किसका है। तो अनुमितिवाद फ्रेंड्स अनुमितिवाद जो है सॉरी अब अनुमिति या अभिव्यक्तिवाद आप दोनों ही सॉरी अनुमितिवाद आप भट्ट शंकुक का है, ठीक है। उत्पत्तिवाद को आपको देख लेना है। उत्पत्तिवाद जो है ये भट्ट लोलट का है। इनके आप दर्शन भी देख 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 के चलिएगा, मीमांसा दर्शन है इनका। और अव्यक्तवाद दिया है अभिनव गुप्त ने, ठीक है। तो जब मैं याद कर रही थी तो भुक्ति भट्ट ऐसा करके, अनुशंकुक ऐसा करके, उत्पत्ति लोलट या अव्यक्ति अभिनव, ठीक है। तो इस तरह आप ये थोड़ा सा कोई बना लेना, इस तरह कोई ट्रिक बना लेना, क्योंकि भट्ट भट्ट सभी में आते हैं। नायक शंकुक लोलट गुप्त इस तरह भी आप याद कर सकते हो। तो आप इनको देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और भरत मुनि के रस सूत्र के ये व्याख्याकार है, ठीक है। इनको आप देख लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। सब ये इकाई 3 के लिए हुए प्रश्न है। आपको पता है इकाई 3 से इस समय कम से कम 12 या 13 प्रश्न बनते हैं। इस बार तो 5 से 6 प्रश्न ही बने थे, लेकिन प्रश्न कितने बने हैं ये मैटर नहीं करता। आपकी तैयारी कितनी बेहतर होनी चाहिए मैटर ये करता है, ठीक है। अपनी तैयारी को आप बेहतर रखिए। प्रश्न चाहे 10 बने, चाहे 5 बने, चाहे जितने भी बने, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारा प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन कुंतक हैं। अब आपको देखना है कि भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। विश्वनाथ विश्वनाथ है। तो फ्रेंड्स किसी मतलब इन्होंने कोई ऐसा सिद्धांत चलाया नहीं था। आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत चलाया है ना। और कुंतक को हमने देख लिया कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक की श्रेणी में आते हैं। और आचार्य विश्वनाथ यदि ये कहूँ तो ये रसवादी आचार्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक बताना है हमें कि अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो ये क्रोंचे हैं। क्रोंचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब आपको वहीं पर देख लेना है कॉलरिज ने कॉलरिज का सिद्धांत और टीएस इलियट का सिद्धांत और इनका मैथ्यू अर्नाल्ड अर्नाल्ड का भी देखना है। और साथ में आपको देखना है इनकी रचनाओं को, ठीक है। इनकी रचनाएं आप जरूर देखना क्योंकि एग्जाम टाइम में इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है, रामविलास शर्मा है। अब रामविलास शर्मा की जितनी आलोचनात्मक कृतियां हैं वो तो आपको देखनी ही है। बड़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स नंद दुलारे वाजपेयी की। बता दूं यहाँ पर वाजपेयी जी और ये शर्मा जी दोनों की ही जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो वाजपेयी जी हैं इनकी रचना कई बार पूछी जा चुकी है। रस सिद्धांत है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी कई बार रिपीट हुई है। और महाकवि निराला है, सूरदास हैं। साहित्य का आधुनिक युग पूछा जाता है, नया साहित्य नए प्रश्न ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और इनकी भी रचनाएं आप देख लेना, जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं देख लेना। निराला की साहित्य साधना उसके 3 भाग हैं, कई बार रिपीट हुई है। आस्था और सौंदर्य है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, ये भी कई बार रिपीट हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी और हिंदी नवजागरण इनकी बड़ी महत्वपूर्ण ये आलोचनात्मक कृति है। तो आप इसको भी देख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम बनता है तो इसका हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही है। पहले आते हैं स्वयंभू आते हैं। स्वयंभू 8वीं सदी सदी या मान ले तो 883 ईस्वी के आसपास के माने जाते हैं। फिर पुष्पदंत आते हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी के आसपास के हैं। अद्दमाण आते हैं। अद्दमाण 12वीं 13वीं शताब्दी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हेमचंद्र आते हैं फ्रेंड्स। हेमचंद्र जो हैं सॉरी सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए बात क्लियर हो गई। मैं बता दूं आपको हाँ ऑप्शन नंबर यही सही है हमारा, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्योंकि ये जो अतमान है ये भी 9वीं 10वीं 11वीं सदी की श्रेणी में आते हैं। और हेमचंद्र जी भी हैं जो कि 1888 ईस्वी या फिर ये कहें कि 4वीं सदी की श्रेणी में आते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या है प्रश्नों की टाइपिंग में कुछ गलत होता है और फिर इसका सुधार किया जाता है एनटी के द्वारा। जब हमारा करेक्शन का डेट आता है
तो हम लोग वहाँ पर देते हैं और एनटीए इसमें सुधार करके देती है। लेकिन जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स वो वही रहती है, प्रश्नोत्तरी में कोई सुधार नहीं किया जाता दोबारा से, ठीक है? केवल उसके ऑप्शनों के आंसर में सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन वही रहेंगे जो भी पहले से प्रश्नोत्तरी बनकर आ गए हैं। जन्म काल के अनुसार हमें निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1 नंबर सही है। पहले बिहारी आते हैं, बिहारी 1595 के हैं। देव आते हैं, देव 1673 के हैं। भिखारी दास हैं, 18वीं शताब्दी के हैं। और पद्माकर हैं जो कि 1753 ईस्वी के आसपास के माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बता दूं आपको, यहाँ पर किसी का अभी करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स सही सटीक बैठता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय हैं। सॉरी, माफ कीजिए, आज मुझे वीडियो यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।